आप एसपी को फोन लगा लीजिए, आपका एसपी फोन नहीं उठाएगा। आप एसपी से बात करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं करेगा। वो सिर्फ सत्ता पक्ष के जो पार्टी के लोग होंगे उन्हीं से बात करेगा। वो नौकरी क्या अपने बाप के यहाँ से लाके देगा? वो पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के यहाँ से लेके आएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज खोजने में लगा हुआ है। जमीन का मुद्दा लेके जाइए, थाना आपको इंटरटेन करने लगेगा। जैसे ही आप लेके जाइए, शराब खोजने में लगा हुआ है या शराब के मामलात को अपने अंतर्गत में चला रहा है, या सारे थानाध्यक्षों का यही काम है। परिवार में घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव जी तलाक भी नहीं हुआ, दूसरी शादी कर लिए। लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिए। परिवार में घमासान हत्याएं रोज हो रही है, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां बढ़ी जा रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पे चीजें नहीं हो रही। 13 महीना पहले वो उसके बच्चे का देहांत होगा। वो 9 बार जाके मौजूदा जो आपको ये हैं एसपी साहब से 9 बार जाके मिला है। 9 बार मिला, 9 बारों का रिसीविंग लेके आया। 9 बार मिलने के बाद भी अभियुक्त फरार है। राजद के समय में क्या हत्या नहीं होती थी, अपराध नहीं होता था? जो आप हत्याओं को क्या आप रोक सकते हैं? ऐश्वर्या सामने आई थी जो तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राजद पार्टी से, लालू परिवार से वो चाहते हैं कि पहले मुझे न्याय दे। जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो बिहार की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष है। इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय सचिव महताब आलम हैं और इनसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। युवा नेता हैं और काफी सक्रिय हैं राजद में। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाते हैं और इनसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मतलब जी सिवान आए हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव की तैयारियां का जो दौर है वो शुरू हो चुका है? संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है? सिवान मेरी आबाई वतन है, मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि मेरा पटना है। जन्मभूमि और कर्मभूमि में वैसी कोई अंतर नहीं होता है जैसे श्री कृष्ण के नज़र में यशोदा और देवकी में कोई नजर नहीं होता है। तो मेरी ये जन्मभूमि है, तो आना जाना लगा रहता है और विगत कुछ दिनों से ये मेरी कर्मभूमि भी बन चुकी है। तो यहाँ के जो नैसर्गिक, जो यहाँ के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे हमेशा से मैं अवगत भी रहा और हमेशा इन सब मुद्दों पे मैं प्रखरता से अपनी आवाज़ को भी उठाया और जहाँ तक हो सका मैं लड़ाई भी लड़ा। रहा बात चुनाव का, तो राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा से मुद्दा और हमारे पार्टी का मुद्दा रहा और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यही मुद्दा रहेगा कि हम जो सरकार बनाएंगे जो सुनवाई वाली होगी, कार्रवाई वाली होगी, दवाई वाली होगी, सिंचाई वाली सरकार होगी। शिक्षा चिकित्सा भी हमारा मुद्दा होगा और रोजगार हमारा मुद्दा होगा। जन सरोकार की जितने भी बातें होंगी उन मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के डोमेन में जाके अपनी बात को रख रहे हैं। सरकार तो आपको पहले भी रह चुकी है, साथ में रह चुके हैं, तो उस वक्त इन सारे मुद्दों पे ध्यान नहीं दिए जो आप दे रहे हैं। 17 महीने के कार्यकाल में बिहार में 20 सालों में आप जितनी भी जो मौजूदा जो सरकार है उनमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हम लोगों ने 17 महीनों के अंदर में दी थी। और हमारे नेता कहते हैं कि 17 महीने की जो कार्यकाल में नौकरियां दी गई आपने दी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जदयू के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन था? बिल्कुल, मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री थे। तो क्यों नहीं इससे पहले वो आपने रोजगार का सृजन किया। मेरे नेता ने जब कहा था, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरी सरकार जैसी बनेगी 10 लाख नौकरियां मैं रोजगार दूंगा, कैबिनेट प्रस्ताव पहला कलम उसी पे चलेगा। तब यही नीतीश कुमार बोले थे और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्डेड। वो नौकरी
क्या अपने बाप के यहाँ से लाके देगा? वो पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के यहाँ से लेके आएगा। वही नीतीश कुमार जैसी हमारे साथ गठबंधन में आए और उसके बाद जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन और विजडम का कोलैबोरेशन हुआ, जब उन्होंने उस अपनी बातों को रखा, तो 17 महीनों के अंदर में हम लोगों ने कई 1 लाख रोजगार का सृजन किया और सरकारी नौकरियों का पदस्थापन किया, लोगों में नौकरियां बांटी। इतना तक कि टूरिज्म मिनिस्टर थे हमारे नेता। टूरिज्म में आपने देखा, जब हम स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे हाथ में था, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी हमारा इंकलाब देखा। इंकलाब ये देखा कि जो लोग डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते थे, उन लोगों को हम लोगों ने एक दिन में कई 100 डॉक्टरों को हम लोगों ने सस्पेंड किया था। सेकेंडरी टर्शरी चीज़ें ये कि जब हम खेल में हम लोगों ने ये किया कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जैसे मुद्दों को हम लोगों ने लाया। और अभी जब वही नेता थे, जब वही मुख्यमंत्री है, तो अभी जैसे ही हम लोग हटे उस दौरान में एक क्यों नहीं आप लाखों नौकरियां को सृजन वैकेंसी तो निकल ही रही है, कई सारे स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली है, अभी फिलहाल अभी निकली हुई है। हम लोगों ने तब मेला लगा दिया था, स्वास्थ्य विभाग में वही नौकरियां निकल रही है। जबकि जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जब हटे थे, उन्होंने बोला था कि ये नौकरियां हम सृजन में और हमने इसको डोमेन में मेला लगा दिया था। लेकिन आप ही की जब नीतीश कुमार से पहले जब सरकार थी, उस समय जमीन ले लेके नौकरी दी गई, तो आप ही पे भी आरोप लगता है। आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन उसको साबित नहीं किया जा पाया है। केस तो हुआ है, सीबीआई वाले आए, आईबी वाले आए, सीबीआई वाले आए, आपका जांच हुआ। सीबीआई पूरी तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्तारूढ़ दल होते हैं, उन्हीं के पक्ष में वो मोमेंट तैयार की जाती है। सीबीआई तो उस वक्त भी थी जब 2G 3G केंद्र की सरकार में 2G 3G और जीजा जी करके आप डोमेन चलाया गया था और उस पर सीबीआई इंक्वायरी तक बैठाई गई थी। उसमें मनमोहन सिंह बाइज्जत बरी होते हैं, बाइज्जत बरी बाद में, और इन्हीं की सरकार में बाइज्जत बरी होती है। पता चलता कि नहीं, ऐसा कोई घोटाला वजूद में नहीं आता, जिसके कारण अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे और जिसपे हम लोग यूपीए गवर्नमेंट जहां से चली गई और एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी सरकार वजूद में बनाया। तो ये पूरी तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स रही है और बदनाम करने की पॉलिटिक्स रही है। लालू प्रसाद यादव मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी से आते थे, ये बातें इन लोगों को पची नहीं और इस तरह से उन लोगों ने हमेशा एक साजिश के तहत पे जब हमको वोट से नहीं हरा सके तो कोर्ट से हराने की कोशिश की। एक अहम सवाल है, माई बहन योजना की आपने शुरुआत की है। अभी कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि सेम योजना माई बहन की योजना ये उनकी है, और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने साफ कहा था ये कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो ये जो योजना है राजद की नहीं, ये उनकी योजना। तो माई बहन आखिर योजना है किसकी? देखिए, माई बहन योजना की जहाँ तक कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कई एक जगह पे इसको इम्प्लीमेंट जरूर किया, यकीनन उसमें कोई दो राय नहीं कि उसने दूसरे नामों से किया। हम लोगों ने बहुत पहले यहाँ पे, जैसे कि हमारी सरकार जैसी आपको झारखंड में बनी, आपके बगल के प्रदेश में बनी, तो हम लोगों ने वहाँ पे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार थी, हेमंत सोरेन जी ने इसको एस्टेब्लिश किया। हम लोग उनके पीछे थे, तो हम लोगों ने इसको, तो बिहार में जो माई बहन योजना है वो सारे लोग जान रहे हैं, ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों के बीच में लाया है। और ठीक है, जब वो क्लेम कर रहे हैं उसमें भी ये वो हमारे अलाई पार्टनर है ना, तो एक्चुअली वो हमारी योजना है, वो हमारे अलाई योजना आपकी है, कांग्रेस क्रेडिट, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे कर रही है। जैसे हम लोगों ने सवाल किया कि अगर ये तेजस्वी यादव की योजना महागठबंधन की योजना है तो महागठबंधन के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, आप बैनर देख लीजिए, कांग्रेस का है, कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए माई बहन योजना कांग्रेस के ही है। ये एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनता है, कॉमन मिनिमम मैनिफेस्टो बनता है। कुछ चीज़ों पे हम दोनों जितने भी अलाइज होते हैं उनके ये कॉमन प्रोस्पेक्टिव होते हैं, और इन मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ने, उनमें कॉमन ये प्रोस्पेक्टिव है कि हम दोनों किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है वो यही है। तो अब वो उनके बैनर के तले हो रहा था, तो उन्होंने इस बात को बोला होगा कि ये मेरे बैनर के तले हो रहा है, ये कांग्रेस के बैनर तले हो रहा, तो वो कांग्रेस के इस पे बोला। तो मैनिफेस्टो में ये है कि हम लोग ये कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सिवान के निवासी हैं, सिवान में क्या कुछ कमियां देखते हैं? सिवान में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामलात है और जिस तरह से
अपने आप को क्लेम करते हैं नीतीश कुमार कि हम किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस। हाँ टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वायलेंस को और इसको लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, वो पूरी तरीके से विफल हो जाता है सिवान में जैसे ही आता है। तो सिवान में ये मामलात हो जाता है कि जो नाइंसाफ़ी की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। जनता त्राहिमाम है। जब पुलिस प्रशासन यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज़ खोजने में लगा हुआ है, ज़मीन का मुद्दा लेके जाइए, थाना आपको इंटरटेन करने लगेगा। जैसे ही आप लेके जाइए, शराब खोजने में लगा हुआ है या शराब के मामलात को अपने अंतर्गत में चला रहा है, या सारे थानाध्यक्षों का यही काम है। तीसरा सबसे अहम बात यह है कि ये धन उगाही का काम कर रहा है, या बैरिकेड लगा लगा के कोई ना कोई बाइक चेकिंग और लंपन चेकिंग करके उसमें मुआवजा लोगों से कर वसूली का अनुमान। इसके सिवा कोई काम नहीं हो रहा। हत्याएं रोज हो रही है, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां बढ़ी जा रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पे चीजें नहीं हो रही है। मैंने अभी कुछ रोज पहले, अभी आपसे इंटरव्यू से पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू दिया कि एक व्यक्ति 11 महीने में उनका बच्चा का देहांत हो गया। 11 महीना पहले, 12 महीना 13 महीना पहले वो उसके बच्चे का देहांत होगा। वो 9 बार जाके मौजूदा जो आपको ये हैं एसपी साहब से 9 बार जाके मिला है। 9 बार मिला, 9 बारों का रिसीविंग लेके आया। 9 बार मिलने के बाद भी अभियुक्त फरार है। 9 बार में से 1-2 अभियुक्त पकड़ाए हैं, बाकी 4-5 अभियुक्त एक अभी तक उनके घर पे छापा भी नहीं पड़ी। अब पुलिस उन लोगों को पकड़ के उसके साथ इंसाफ। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। किस थाना का मामला है? ये हुसैनगंज थाना का मामला है। हुसैनगंज थाना का मामला है। हुसैनगंज में बिंदवल का मामला है। और आपको ये मिल चुका, वो पीड़ित परिवार मेरे पास आया, वो पूरे के पूरे ये ला के दिखलाया। मैं आपसे पहले जो इंटरव्यू ले उन लोगों को दिखलाया, और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। आप एसपी को फोन लगा लीजिए, आपका एसपी फोन नहीं उठाएगा। आप एसपी से बात करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं करेगा। वो सिर्फ सत्ता पक्ष के जो पार्टी के लोग होंगे उन्हीं से बात करेगा। विपक्ष के लोगों की बात नहीं सुनने का काम करेंगे। दूसरा सबसे अहम बात है, जिस सरकार जो अपने आप को सामाजिक न्याय का क्लेम करती है, नीतीश कुमार अपने आप को लोहिया कर्पूरी के वंशज बताते हैं, विचारधारा के वारिस बताते हैं। जो जाति जनगणना में खुशी का लहर उन्होंने भी बोला था, उनके भी प्रवक्ताओं ने आके बोला कि ये हम नीतीश कुमार का पहल का नतीजा हुआ कि जाति जनगणना को केंद्र सरकार करा रही है। तो उस जाति जनगणना के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो आप एक बात बताइए, पूरे बिहार प्रांत में अभी जितने भी डीएम का ट्रांसफर हुआ है, एक भी बता दीजिए मुसलमान का किया हो इन्होंने? एक भी किसी यादव को पदस्थापित किया हो इन्होंने? ठीक है, या एक भी बता दीजिए। अब आप आ जाइए अपने जिला में, सिवान में प्रखंड स्तर में आप देख लीजिए कितने मुसलमान पदाधिकारी हैं, कितने यादव पदाधिकारी हैं। ये एसपी साहब जितने भी ये हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है। आप एक भी मुसलमान ये थानाध्यक्ष इन्होंने नहीं बना। क्या कोई मुसलमान थानाध्यक्ष नहीं है? जब भारतीय सेना को मौका मिला तो वीर अब्दुल हमीद हम लोग बन के देख रहे हैं। मुसलमानों ने अपनी आहुति, जब भारतीय सेना ने मौका दिया तो नौशेरा का शेर उस्मान ब्रिगेडियर बना, और अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे में सोफिया कुरैशी लीड करी है। तो क्या आपको कोई एक मुसलमान यहाँ पे नहीं दिखता है थानाध्यक्ष बनने के लायक? क्या एक यादव आपको थानाध्यक्ष नहीं मिल रहा? 28 के 28 में इन्होंने किन लोगों को बनाया है? अब नाम उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान यादव नहीं है। क्या राजद अब हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने की कोशिश करेगी? मैं एक भी हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, मेरे ये सवाल को आप मौजूदा एसपी से पूछ लीजिए, आपने क्यों नहीं रखा? आपने क्यों नहीं जगह दिया? आपने क्यों नहीं जगह दी? आप बताएं। यही सराय ओपी में पहले कौन? तनवीर हसन रहे हैं, आपने यहाँ पे नहीं दिया। हुसैनगंज में भी रहे हैं, आपको चले जाइए। जब ये तो एसपी आप बोल रहे हैं मुस्लिम थाना अध्यक्ष की, ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते होंगे, तो क्या आप भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है। ये होता है विलिंगनेस ऑफ एसपी, होता है सामाजिक समीकरण के हिसाब से, होता है कि किस जगह पे क्या मामलात होते हैं उसके बुनियाद पे। एसपी साहब ने एक भी, मैं कह रहा हूं आपका 3 साल होने के करीब है,
एक भी थाना अध्यक्ष आपने क्यों नहीं माइनॉरिटीज को बनाया? राजद के राष्ट्रीय सचिव सिर्फ एसपी को टारगेट करेंगे, सिर्फ एक जिले के एसपी को, जिला या पूरे बिहार की बात करेंगे? जहां पूरा जिले की बात कर रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया कि मौजूदा जो सरकार ने एक भी डीएम आईएएस मुसलमान को क्यों नहीं पदस्थापित किया, एक भी जिला अध्यक्ष ये डीएम क्यों नहीं पदस्थापित किया? मेरी सवाल पूरे इसमें है। मैं एक एसपी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक एसपी से सवाल कर रहा हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट इस बुनियाद पे होता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है 1947 में, हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जवाहरलाल नेहरू अपने बारे में बोलते हैं कि मैं लोगों को एक खुला लेटर देख रहा। क्या आप इस पॉपुलरिज्म को कन्वर्ट डिक्टेटरशिप पे तो नहीं कर रहे हैं? अगर डिक्टेटरशिप पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं इस पॉपुलरिज्म को, यानी मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं कि कहीं डिक्टेटर ना बन जाओ। उन्होंने अखबार में बजाते अपने बारे में लिख के भेजा कि अपने डिक्टेटर नहीं बनने दीजिए, आप मुझसे सवाल कीजिए, मुझ पे क्लेम कीजिए, मुझसे जवाब मांगिए, जवाब तलब कीजिए, और मेरी पॉपुलरिज्म पे होने के बावजूद भी मुझसे सवाल कीजिए। तो मैं तो उसी विचारधारा का वारिस हूँ। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या एक भी माइनॉरिटीज का, एक भी मुसलमानों का आपको कोई एक थाना प्रभारी नहीं मिला? क्या एक भी यादवों में कोई बेहतरीन थाना प्रभारी नहीं मिला? क्या कोई भी आप बता दें प्रखंड स्तरीय इसमें कोई एक अफसरान इनको सिर्फ इन्हीं को नहीं, मैं और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में भी पूछ रहा हूँ, और भी जगह आप देख लीजिए किस तरह से पदस्थापन है। उससे साफ समझ में आ रही है ये जो सामाजिक न्याय की ढोंग करने वाली सरकार है, उनके जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं या उनके द्वारा इम्पोज किए हुए जो एसपी डीएसपी डीएम और कोई भी लोग हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय इस बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं कि लोगों को न्याय मिल सके और ये हो सके। एससी एसटी कोर्ट क्यों बना है? एससी एसटी आयोग क्यों बना? ये इसलिए बना कि उस समाज के लोगों को न्याय मिल सके। तो एक मैं अपने समाज के लोगों के लिए अगर सवाल कर रहा हूं माइनॉरिटीज के इसमें, तो ये मेरा ये बेसिक सवाल है, आप क्यों नहीं दिए? आप क्यों नहीं दिए? तो या तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए माइनॉरिटीज यादव को, आपकी नीतीश कुमार ने आपको ये बोल दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन रख के डिक्टेट कर दिया है कि नहीं देंगे, या तो आप ये कर, या तो बता दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर पे कितना फेलियोर है, आप इस पे आप नहीं मानते हैं। अभी आपको सराय थाने के में चांप गांव के वार्ड काउंसलर के घर के सामने से उनकी बाइक चोरी हो जा रही है, बुलेट चोरी हो गई, कल एक हत्या हुई, दिन रात हत्या हो रही है, हर 2 दिन 3 दिन के बाद हत्या होती है। कितने लोग पकड़ा जाते हैं, कितना काम हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कितनी परेशानियां हैं। इस आपको पुलिस क्या कर रही है? आप जाइए, पुलिस सिर्फ 3 चीजों 4 चीजों में व्यस्त है। आप कोई पासपोर्ट का मुद्दा हो उस पर पैसा लेगा। क्या ये सचिन साहब, ये बात को आप डिनाइल कर सकते हैं कि क्या पासपोर्ट के मामलात पे पैसा नहीं लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता। मैंने देखा है, आप शहर के कई थानों में मैं गया हूँ, हमेशा चेक करता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अभी इस तरह की कहीं कोई जो शिकायत है वो नहीं आती है। आपके पास नहीं आ रही है, मैं आपको शिकायत दे दूंगा और आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, और कई जगह पे हो रहा होगा। राजद के समय में क्या हत्याएं नहीं होती थी, अपराध नहीं होता था जो आप हत्याओं को क्या आप रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो जब राजद के समय पे हत्याएं हो रही थी, जब राजद के समय तो लोगों को हाहाकार मचा रहे थे कि हत्याएं को कोई रोक नहीं सकता है, और ये बोलते थे जंगल राज। और आपके समय में जो बक्सर में 3 लोगों को मार दिया गया, अभी एक विद इन 7 डेज के बाद, उस पर आप क्या बात करेंगे? उस पर क्या बोलेंगे? वो कौन सा राज है? जब एक दलित लड़की की रेप कर दिया जा रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? और उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसके बाद पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिल रहा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक जा रहे हैं तब भी बेड नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये कौन सा राज है? ये कौन सा जस्टिस है? ये कौन सी बातें हैं जिसको है ना नीतीश कुमार क्लेम करते हैं? आप मेरे को बताएं। पटना में एक पासवान लड़का गाड़ी से जा रहा, उसको गोली मार दी गई बाइक से। एसपी की आईजी की गाड़ी पीछे से जा रही है, ओपन गोलियां चल रही है पटना में तबातोड़, उस पर क्या बोलिएगा? आपके सिवान में महिला के साथ डांस कर रहा है पिस्तौल लगा के एक लड़का, वीडियो वायरल है।
और वो लड़की जाके एसपी को केस कर रही है दूसरे पत्रकार पे की है, ये मेरा न्यूज चला दिया, आप ही लोग जैसे पत्रकार था अशरफ बाबा नाम का लड़का, उस पे क्या बोलिएगा? ये क्या चल रहा है? मजाक बना के रखा है, ये कैसा निजाम है? ये कैसा निजाम है? क्या हक बात हो रही है? अब अगर मैं इस पे सवाल नहीं करूंगा तो कौन से ये करेगा, सवाल करेगा? हम विपक्ष का काम नहीं है तो सवाल करना, तो किसका सवाल? हम छोड़ दें आपको सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप पे जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कैसा टॉलरेंस है भाई? 3 लोगों को जो हत्या किया उसका क्या आपने किया? उन लड़की का जो रेप किया उसका क्या किया? आपको कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले आपको यादवों को मारा था यहाँ पे छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, उस पे क्या हुआ? छपरा छोड़िए, कटिहार में जो यादवों को मारा था वहां का एक अपराधी, उसका क्या हुआ? मधुबनी में जो मारा गया था रावण नाम का एक लड़का, उसका क्या हुआ? अब मानते हैं कि सरकार फेलियर, सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे विफल है। और ऐसी बातिल सरकार को कि जिसकी जबर बढ़ चुकी है, इस जबर को जेर करने की, यानी इसकी ताकत को खत्म करने के लिए जनता ने मूड बना रखा, इसलिए उखाड़ के फेंक देने का काम कर नहीं है। इस बार काली करतूतों की काली सरकार है, ये भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। ये इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसके जो अफसर हैं, अफसरान है, अफसरशाही चरम सीमा पे चली गई है। राजद सरकार पे आरोप लगा रही है, राजद परिवार में ही घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव जी भी तलाक भी नहीं हुआ, दूसरी शादी कर लिए, लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिए, परिवार में ही घमासान मचा हुआ है। ये देश का मुद्दा है क्या? ये देश का मुद्दा है जिससे पार्टी घर नहीं संभल रहा है। विपक्ष का आरोप है, सरकार का आरोप है कि घर संभल ही नहीं रहा है और आप राज्य को संभालने चल रहे हैं। भाजपा के नेता जॉनी सिंस बन के वीडियो जो बना रहे हैं रोड पे, वो उसको क्या बोलिएगा आप? जिलाध्यक्ष ऊंट पे चुंबन लेते हुए वीडियो बन रही है, बाहर आ रही है, उस पे क्या बोलिएगा? हिमाचल की कुछ दिन पहले वीडियो बना था, उस पे क्या बोलिएगा? उस पे वो लोक लज्जा की बात नहीं होती है क्या? अब वरुण गांधी, इनके सांसद का जो रशियन लड़की के साथ वीडियो वायरल था, उसके बारे में क्या कीजिएगा? हमारे नेता के बारे में तो कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। उसकी बातें हैं कि अभी दोनों पक्ष की बातें, बहुत सारी चीजें, उसके भाई भी आए हैं, वो कुछ क्लियर नहीं है। शादी की मामला बात हो रही है, शादी की, अय्याशी और फालतूगिरी की बात नहीं हो रही है, लोक लज्जा की बात नहीं। और जिसपे मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डायरेक्ट स्टैंड ले लिया और उनको निकाल दिया। आपने वरुण गांधी को क्यों नहीं निकाला? नहीं, ऐश्वर्या सामने आई थी, जो तेज प्रताप जी को क्यों नहीं निकाला? जो पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐश्वर्या सामने आई थी, जो तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राजद पार्टी से, लालू परिवार से वो चाहते हैं कि पहले मुझे न्याय दे। जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो बिहार की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? नहीं, उनके न्याय तो मिलेगा और न्याय मिलना भी चाहिए। उनके पक्ष में हूँ मैं उनके में एकदम नहीं। जो ऐश्वर्या हैं हमारी भाभी तुल्य हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और बहन तुल्य हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय तो कोर्ट का काम है ना। कोर्ट में न गया है ये मामला, न्यायालय देगा न्याय उनको। तो 2025 चुनाव में राजद पूरी दमखम के साथ आ रहा है। हाँ, हम लोग पूरी दमखम से लड़ रहे हैं। ये बातिल ताकतों को, ये मानव रूपी असुर ताकतों पे, जो लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको उखाड़ के फेंकने के लिए इस बार हम जनता ने भी कमर कस रखा है। और हमारे नेता तो देख ही रहे हैं कितना बेहतरीन किसी। मुकेश सहनी भी दूरी हो गई है, मुकेश सहनी की आप लोग से, इस पे क्या मुझे? ये तो कहानी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, आप लोगों के पास बड़ा खबर रहता है। यहाँ पे चिराग पासवान जी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, उनका पूरा पट्टा में। कल चिराग पासवान ने बिहार से बाहर कहीं गए हुए थे, उन्होंने ये साफ छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, अब मैं बिहार की सेवा करूंगा। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात है। पोस्टरवा उनके पार्टी के लोग क्यों लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये वही बनेंगे? अरे भाई, उनके बोला ना, उनके आपके आप फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्यों हाशिए में रखे हुए हैं? उनके बारे में क्यों आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री नाम लिए। इस पे ये सवाल नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ हमेशा भी हमारे इसमें बात होगी, हमारे साथ लोग बैठ रहे हैं, अगर थोड़ा देर के लिए हट भी गए, मुकेश सहनी का कोई मसला है क्या? क्योंकि आपको मिल रहा खबर
बात सिर्फ विपक्ष के पास है। सत्ता पक्ष से सवाल तो आप पूछेंगे नहीं और सत्ता पक्ष से लोग सवाल पूछ रहे नहीं। बात तो सिर्फ यही है, महागठबंधन में कुछ क्या चल रहा है कि कुछ खिचड़ी बन रही है क्या? सिवान के कितने सीटों पे राजद लड़ेगी, कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, ये तो बड़े तय करेंगे। ठीक है, हम पूरी तरीके से तैयार है। महागठबंधन के ऊपर लेवल पे भी और नीचे पे भी कार्यकर्ता है, और आपको देखे होंगे कुछ दिन पहले हर जिला में महागठबंधन की संयुक्त कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग हुई है। सारे जिलाध्यक्ष एक साथ बैठे हुए, आपने कवर भी किया था, मैंने आपके इसमें भी देखा था। तो हम लोग वो ऊपर बड़े लोग तय करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। महताब आलम भी चुनावी मैदान उतर सकते हैं 2025 में। देखिए ये मैं बोला ना, ये पार्टी की पसंदीदा सीट कौन सी है महताब आलम को? अगर पार्टी पूछती है तो पार्टी अगर टिकट देना चाहती है तो महताब आलम की पसंदीदा सीट कौन सी है? मेरी पसंदीदा सीट, हम तो सिवान के कोई भी विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो सबका हूँ, तो सर्वज्ञ हूँ, सर्वत्र हूँ। मुझे किसी चीज़ की ये नहीं है कि मैं किस विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी हमको लड़ाएगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो सदन में नहीं लड़ूंगा तो सड़क पे जरूर लड़ूंगा। सड़क के मुद्दे पे हमेशा आप हमको देखेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजद नेता महताब आलम जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।